अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम एक वीरान प्लेनेट पर रिडिक को देखते हैं, जिसकी हालत काफी खराब होती है। वो बहुत ही ज्यादा घायल होता है और साथ ही उसका एक पैर भी जख्मी था, जिस वजह से उसे घसीटते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा था। अब रिडिक के साथ क्या हुआ और वो इस प्लेनेट पर कैसे पहुंचा, इन सब बातों का जवाब हमें कहानी में आगे जानने को मिलेगा। तभी वहाँ पर अचानक से बड़े बड़े अजीब तरह से दिखने वाले डॉग्स रिडिक पर हमला कर देते हैं, जिन्हें देखकर रिडिक उनसे भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इस हालत में उनसे लड़ नहीं सकता था। इसलिए वो एक पानी के तालाब में अपने आप को छिपा लेता है, जहाँ वो खूंखार कुत्ते कुछ देर इंतजार करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद रिडिक बाहर निकलता है, पर एक कुत्ता वापस आकर उस पर हमला कर देता है, जिसे रिडिक संभालने की कोशिश करता है। जिस दौरान उसे एक तरकीब सूझती है, इसलिए वो तुरंत एक लोहे के टुकड़े को दूर फेंक देता है। और अब क्योंकि वो कुत्ता था तो वो जानवर उन्हीं की तरह हरकतें करता हुआ उसे लेने चला जाता है, जिसके बाद रिडिक चैन की सांस लेता है। अब इसके बाद एक गुफा में जाने पर उसे एक तालाब दिखाई देता है, जिसमें कुछ अजीब से बिच्छू जैसे जहरीले क्रीचर्स होते हैं, जिन्हें इस मूवी में सर्पेंट कहा गया है। तभी वहाँ एक कुत्ता फिर से आ जाता है, जिसे वो सर्पेंट पकड़कर अपना शिकार बना लेते हैं। रिडिक ये सब चुपचाप देख रहा होता है, पर तभी कुछ सर्पेंट्स उस पर भी हमला कर देते हैं, जिनके जहर से कैसे तो बचते हुए रिडिक उन्हें मार गिराता है और खुद जाकर एक जगह छिप जाता है, जहां वो बताना शुरू करता है कि कैसे वो इस जगह तक पहुंचा। अब जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि रिडिक नेक्रोमॉन्गर्स का नया लॉर्ड मार्शल बन चुका था, लेकिन वो इन सब से खुश नहीं था, क्योंकि उस पर अक्सर मौत का खतरा मंडराता रहता था। दरअसल वैको उसे मारकर उसकी गद्दी को हथियाना चाहता था, जिसके बाद एक दिन एक लड़की रिडिक को मारने की कोशिश भी की, पर रिडिक सही समय पर उसे पकड़ लेता है और बिना देरी के उसे मार भी डालता है। अब क्योंकि रिडिक भी जानता था कि ये सब वैको का ही किया धरा है, इसलिए वो उससे एक सौदा करता है कि वो उसे फूरिया प्लेनेट का रास्ता बताए, जिसके बदले में वो उसे लॉर्ड मार्शल की गद्दी सौंप देगा, जिसके लिए वैको तुरंत तैयार हो जाता है। दरअसल फूरिया प्लेनेट के सभी नक्शे वगैरह बर्बाद हो चुके थे और सिर्फ वैको को ही वहाँ जाने का रास्ता पता था, इसलिए वो रिडिक को अपने खास आदमी क्रोन और कुछ लोगों के साथ फूरिया प्लेनेट के लिए भेज देता है। लेकिन उस प्लेनेट पर पहुंचकर रिडिक को पता चलता है कि ये प्लेनेट फूरिया नहीं है, यहाँ तो सिर्फ उसे मारने के लिए लाया गया है। इसलिए रिडिक सभी से काफी बहादुरी के साथ लड़ता है, पर क्रोन रिडिक को पहाड़ से नीचे गिरा देता है, जिससे उसे लगता है कि रिडिक मारा गया, इसलिए वहाँ से चला जाता है। बाकी इसके बाद क्या हुआ हम जानते हैं, लेकिन रिडिक हार मानने वालों में से नहीं था। उसे इस प्लेनेट से जिंदा निकलकर अपना बदला लेना था, इसलिए वो सबसे पहले उन्हीं खूंखार कुत्ते के बच्चों को पाल लेता है, और साथ ही वो सर्पेंट्स के जहर को थोड़ा थोड़ा करके अपने शरीर के अंदर डालता है, ताकि उसका शरीर इस जहर के प्रति इम्यूनिटी विकसित कर सके और उसे सर्पेंट से लड़ने में फिर कोई दिक्कत ना हो, जो अब खुद के साथ साथ अपने कुत्तों को भी उस जहर के प्रति इम्यून करने की कोशिश करता है। दरअसल प्लेनेट के जिस हिस्से में रिडिक था वो जगह पूरी तरह से बंजर थी, और इस सर्पेंट से भरे तालाब के उस पर कुछ हद तक हरियाली मौजूद थी। इसलिए रिडिक बड़े बड़े सर्पेंट से लड़ते हुए किसी तरह से उस तालाब को पार कर लेता है, जहाँ पहुंचकर उसे कुछ दूर एक स्टेशन दिखाई देता है। मतलब यहाँ इंसान पहले भी आ चुके हैं, इसलिए रिडिक उस स्टेशन के अंदर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये असल में एक तरह का मर्सिनरीज के लिए बनाया गया स्टेशन है, जहाँ मर्सिनरीज आकर कुछ दिन रुक सकते थे। यहाँ रिडिक को खाना वगैरह तो मिल जाता है, लेकिन साथ में उसे ये भी पता चलता है कि अब पूरे यूनिवर्स में रिडिक को जिंदा पकड़ने से ज्यादा इनाम उसका कटा हुआ सिर लेकर आने की है। इसी बीच रिडिक जब बाहर निकल कर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि जल्दी इस प्लेनेट पर बारिश होने वाली है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। हालांकि ऐसा क्यों था ये हमें मूवी में आगे जानने को मिलेगा। जिसके बाद अब रिडिक तुरंत पूरे यूनिवर्स में वहाँ पर लगे कंप्यूटर की मदद से मर्सिनरीज के लिए एक सिग्नल छोड़ता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके सिर पर रखे गए इनाम के लालच में कुछ लोग तो जरूर आएंगे। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रिडिक का सोचना एकदम सही निकलता है, क्योंकि देखते ही देखते वहाँ एक मर्सिनरी शिप आ जाती है, जिसमें से एक संताना और दूसरा डियाज नाम का आदमी बाहर निकलता है, जिनके साथ और भी लोग होते हैं, जिनका लीडर संताना ही होता है, और डियाज उसका सबसे खास आदमी था। अब इसके बाद संताना की एक कैदी जब भागने की कोशिश करती है तो संताना उसे पकड़ने
पकड़ने के बजाय मार देता है। साथ ही वो रिडिक को ललकारते हुए कहता है कि वो यहाँ सिर्फ उसका सिर लेने के लिए आया है, क्योंकि रिडिक ने स्टेशन के दरवाजे पर पहले ही लिख रखा था कि तुम लोग या तो मेरे लिए एक शिप छोड़ जाओ या फिर मरने के लिए तैयार रहो। लेकिन उनके पास एक ही शिप थी, इसलिए संताना उसके पावर नोट्स को निकालकर एक सेफ लॉकर में रख देता है, जिसकी चाबी हमेशा उसके गले में ही रहती है। अब ये लोग स्टेशन के बाहर कई सारे बड़े बड़े मोशन और साउंड कैमरास लगाते हैं, जो किसी भी हलचल या आवाज के बारे में उन्हें तुरंत सतर्क कर देगा। इसी दौरान संताना को पता चलता है कि इस प्लेनेट पर एक और शिप लैंड करने वाली है, जिन्हें संताना लैंड करने से रोकता भी है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके अलावा कोई और रेडी को मारकर उसके इनाम का हिस्सा ले सके। लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और अब अगले पल हम वहाँ पर एक दूसरी शिप को लैंड करते हुए देखते हैं, जिसमें एक अलग ही टीम मौजूद होती है। इस टीम के लीडर का नाम जोन्स और उसके कमांडर का नाम डैल होता है। जॉन संताना से वादा करता है कि वो लोग उसके किसी भी काम में दखल नहीं देंगे जब तक वो खुद आकर उनसे मदद नहीं मांगता, जिसके बाद ये लोग भी संताना के सेफ में अपनी पावर नोट्स को सुरक्षित रखवा देते। और अब इसके बाद रात के समय रिडिक मौका देकर इनकी मशीन को पूरी तरह से खराब कर देता है। वो इतनी आवाज करता है कि कैमरास कंफ्यूज हो जाते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है, इसलिए अब संताना और उसके आदमी आगे देखने के लिए जाते हैं। जो सब देखकर जॉन संताना को सावधान करता है, क्योंकि हो सकता है कि रिडिक ने उनके लिए ट्रैप बिछा रखा हो। पर जब तक वो उसकी बात को समझ पाते, संताना के एक आदमी की एक खतरनाक ट्रैप में फंसने की वजह से मौत हो जाती है। और अब इसके बाद रिडिक उसके एक दूसरे आदमी को भी मौत के घाट उतार देता है। साथ ही अफरा तफरी के बीच संताना का एक और आदमी गायब हो जाता है, जिसे जाहिर है रिडिक अपने साथ ले गया होगा। अब अपने 3 आदमी को खोने की वजह से संताना जॉनो से उनकी मदद करने के लिए कहता है, पर वहाँ वो डैल के साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आता है, इसलिए डैल उसको काफी मारती है। और जॉन्स उसे कहता है कि अगर उसे मदद चाहिए तो उसको डैल के कहे अनुसार काम करना होगा, जो रिटर्न मेरे आदेश का पालन करेगी। अब जॉन्स की ये बातें संताना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, पर वो मजबूर था, इसलिए वो उसकी इस शर्त को मान लेता है। साथ ही जॉन संताना से वादा करता है कि उसे रिडिक सिर्फ एक दिन के लिए जिंदा चाहिए। अब इसके बाद वो रिडिक के साथ क्या करता है इससे जॉन्स को कोई मतलब नहीं होगा। और अब हम यहाँ समझ पाते हैं कि अगर जॉन्स यहाँ इनाम के लालच में नहीं आया तो उसके यहाँ आने का असली मकसद क्या है। जिसके बाद हम जॉन्स और उसकी टीम को उनके काम को शुरू करते हुए देखते हैं। वो लोग सबसे पहले रिडिक के कुत्ते पर एक ट्रैकर दूर से फायर करते हैं, ताकि उन्हें उसकी लोकेशन पता चलते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो कुत्ता रिडिक के पास ही भाग कर जाएगा। इसलिए अब वो अपने अपने हॉवर्स पर सवार होकर सभी उस कुत्ते का पीछा करने लगते हैं, जो इन्हें एक गुफा में लेकर जाता है, जहाँ उन्हें रिडिक तो नहीं मिलता बल्कि उस आदमी की लाश मिलती है जो पिछली रात गायब हुआ था। इससे अब जॉन्स को समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती कि रिडिक उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका असली प्लान शायद कुछ और ही है। इसलिए वो लोग तुरंत वापस स्टेशन जाने के लिए निकलते हैं, जहाँ रिडिक पहले से ही मौजूद था, पर वहाँ किसी को भी उसके मौजूद होने का एहसास भी नहीं होता। अब जब जॉन्स आता है तो वो देखता है कि संताना ने जिस सिप में पावर नोट्स को रखा था उस पर रिडिक ने फेयर ट्रेड लिखा हुआ था, जिससे सभी सोचते हैं कि शायद रिडिक ने वो पावर नोट्स चोरी कर लिए। लेकिन संताना समझाता है कि ये उसके लिए करना नामुमकिन है, क्योंकि उसकी चाबी वो गले में पहन कर रखता है। पर फिर भी सब उसे सेफ खोलकर देखने के लिए कहते हैं, जहाँ संताना को लगता है कि शायद रिडिक ने सेफ में बॉम्ब फिट कर रखा है, इसलिए वो डरते हुए उस सेफ को खोलता है, जिसमें वो दोनों भी पावर कॉर्ड्स मौजूद थी। लेकिन ये सभी बेवकूफ लोग उस सेफ को खुला ही छोड़ देते, जिसका फायदा उठाकर रिडिक उन पावर नोट्स को आसानी के साथ चुरा ले जाता है, जो उसका यही प्लान था। अब रिडिक उन नोट्स को ले जाकर दूर जमीन में गाड़ देता है। वहीं इधर पावर नोट चोरी होने की वजह से जॉन्स बुरी तरह से बौखला जाता है, पर दूसरी तरफ रिडिक देखता है कि बारिश जल्दी स्टेशन के करीब पहुंच रही है, इसलिए वो रेडियो के माध्यम से जॉन्स के साथ संपर्क करता है। और अगले ही पल वो अपने सारे हथियार फेंक कर उसे मिलने आता है, क्योंकि उसे जॉन से सिर्फ बात करनी थी। अब यहाँ जॉन्स रिडिक से सवाल करता है कि करीब 10 साल पहले जब वो डार्क प्लैनेट से बाहर निकला था तो उसमें क्या विलियम जोन्स जिंदा बचा था या नहीं, जिससे हम समझ पाते हैं कि जोन्स असल में उसी विलियम जोन्स का पिता है, जिसे हमने इसके पहले पार्ट में देखा था। पर यहाँ रिडिक जॉन्स से कुछ नहीं कहता, वो बस इतना कहता है कि उनके पास सिर्फ बारिश तक का ही समय बचा है, जिसके बाद वो लोग इस प्लैनेट पर जिंदा नहीं बच पाएंगे। जो इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है, जिस पर अब संताना उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कुत्ता सही समय पर संताना पर हमला करके रिडिक को बचा लेता है। इसी बीच डैल दूर से निशाना लगाकर रिडिक के ऊपर एक के बाद एक 4 ट्रैंकुलाइजर फायर करती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। और अब संताना रिडिक के डॉग को जान से मार देता है। अब इसके बाद बेहोश रिडिक को जब होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है, जहाँ
जोन्स उससे फिर से अपने बेटे के बारे में पूछता है तो इस पर रिडिक उससे कहता है कि तुम लोग मुझे खतरा मान रहे हो, लेकिन बारिश होते ही यहाँ मुझसे भी बड़ा कुछ तुम सब पर हमला करने वाला है। पर यहाँ जोन्स को सिर्फ अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, जो जब रिडिक नहीं देता तो वो रिडिक को संताना के हवाले कर देता है। जो जैसे ही रिडिक का सर काटने वाला होता है वैसे ही बारिश शुरू हो जाती है और अब उन्हें बाहर अजीब सी हलचल सुनाई देती है, जिस पर अब रिडिक हंसते हुए कहता है कि अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा क्योंकि अब वो जाग गए। दरअसल बारिश होने की वजह से जमीन में छिपे हुए बड़े बड़े सर्पेंट्स अब बाहर आ चुके थे, जो खूंखार होने के साथ जहरीले भी थे और अब देखते देखते ये सर्पेंट्स उनकी दो लोगों को मार भी देते। यहाँ अब जोन समझ गया था कि रिडिक ही उन्हें बाहर निकाल सकता है क्योंकि उसी के पास पावर नोड्स मौजूद थी, इसलिए वो रिडिक को आजाद कर देता है। लेकिन संताना उसे ऐसा करने से रोकता है, पर तब तक जोन्स ने रिडिक के पैर खोल दिए थे, जिनकी मदद से रिडिक समानता की तलवार से उसके सिर को आधा काट देता है क्योंकि उसने रिडिक के पेट को मार डाला था। अब रिडिक जोन्स के सामने शर्त रखता है कि वो उन्हें नॉट सौंप कर यहाँ से निकलने में मदद करेगा, जिसके बदले वो लोग उसे एक शिप देंगे, जिसके लिए जोन्स मान जाता है। अब रिडिक, डियाज और जोन्स साथ में हॉवर के जरिए नोट्स को लेने के लिए जाते हैं, जहाँ रास्ते में इनका सामना कई सारे सर्पेंट से भी होता है, जिस वजह से डियाज गलती से जोन्स की हॉवर को टक्कर मार देता है और फिर रिडिक जोन्स को बचाकर अपनी हॉवर पर पीछे बैठाकर ले जाता है क्योंकि उसकी हॉवर खाई में गिर गई थी। अब नोट्स को निकालते वक्त रिडिक जॉन से उसके बेटे की सच्चाई बताता है कि वो खुद को बचाने के लिए एक बच्ची को मारना चाहता था, जिसके बाद वो वहाँ के क्रीचर्स का शिकार बन गया। इधर अब नोट्स मिलते डियाज जॉन्स को मारता है और साथ ही वो रिडिक पर भी हमला कर देता है, लेकिन यहाँ रिडिक उल्टा उसे ही मार डालता है, पर मरते मरते डियाज उनकी हॉवर पर फायर करके उसे खराब कर देता है, जिस वजह से अब इन्हें वापसी का रास्ता पैदल ही सर्पेंट से लड़ते हुए तय करना था। इसलिए अब दोनों साथ मिलकर कई सारे सर्पेंट्स को मारते हैं, जिस वक्त एक सर्पेंट रिडिक को घायल कर देता है और इसी चीज का फायदा उठाकर जोन्स उसके पास से नोट्स लेकर वहां से चला जाता है, जहां अब रिडिक अकेला ही कई सारे सर्पेंट से लड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगली पल जोन्स अपनी शिप से उन पर फायर करने लगता है, जो अंत में रिडिक को बचा लेता है। जोन्स दरअसल उसके लिए इसलिए वापस आया था क्योंकि रिडिक ने भी उसकी जान बचाई थी, जिसके साथ ही ये लोग उस प्लेनेट से निकल जाते और अब वादे के मुताबिक जोन्स रिडिक को शिप देकर अलविदा कहता है, जिसके बाद रिडिक वहाँ से सीधा क्रोन के पास पहुंच जाता है और उसे वैको के बारे में पूछता है, जो उसे कुछ भी नहीं बताता। इसलिए रिडिक बिना देरी के क्रोन को जान से मार देता है और फिर उसे उसके पत्नी से पता चलता है कि वैको अब उनका लॉर्ड मार्शल बन चुका है, जो अब उन शक्तियों को हासिल करने में कामयाब हो गया है जो पुराने लॉर्ड मार्शल के पास थी, मतलब कि वही शरीर से आत्मा को अलग करने की शक्ति। जिसी सस्पेंस के साथ ये पार्ट भी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आप होप कर रहे हो कि इसके आगे की भी कोई कहानी होगी, तो ऐसा नहीं है, इसके आगे और कोई पार्ट रिलीज नहीं हुआ है, जो अगर कभी भविष्य में रिलीज हुआ तो मैं उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं अगले एंटरटेनिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।